Hello, dear friends. I am Dr. Mukesh Parik, and today let's understand this most important poem, Preludes, written by T.S. Eliot. T.S. Eliot की ये जो पोएम है, प्रिल्यूड्स, ये चार हिस्सों में डिवाइडेड है और ऐसा कहा जाता है कि इसको लिखा गया है मॉडर्निस्टिक स्टाइल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडर्निस्टिक स्टाइल क्या होता है। मॉडर्निस्टिक स्टाइल का मतलब होता है एक इस तरह की पोएम लिखना जिसमें कोई ज़्यादा राइम स्कीम नहीं होती है। जैसे आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहली लाइन के लास्ट में डाउन आ रहा है, फिर अगली लाइन के लास्ट में आ रहा है ऑलवेज, फिर छोटा सा वर्ड, एक वर्ड आ गया 6 o'clock, फिर डेज आ गया चौथी लाइन के एंड में, फिर रैप्स। तो इसका कोई राइम स्कीम नहीं है। इसको कहा जाता है कि इस तरह की पोएम को लिखा जाता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विदाउट एनी राइम। ठीक है, और ये मॉडर्निस्टिक स्टाइल है और इसके अंदर हर एक दो लाइन में राइटर एक इमेज, एक पिक्चर क्रिएट करता है और उस पिक्चर के थ्रू अपनी बात कहता है। ठीक है, इसको फ्री वर्स कहा जाता है। फ्री वर्स का मतलब है जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं हो, और इसको वर्स लिब्रे भी कहा जाता है। VERSE, वर्स। वर्स मतलब कविता, LIBRE, लिब्रे का मतलब लिबर्टी के साथ लिखी हुई वर्स जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं हो। तो अब इसमें राइटर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से जो चारों तरफ अर्बनाइजेशन फैला, और जब आपको पता है कि अर्बनाइजेशन फैलता है, शहरीकरण फैलता है, तो उसमें कोई सिस्टम नहीं होता है। मजदूरों की बस्तियां अलग होती है, झुग्गी झोपड़ियां अलग होती है, उनका काम पर जाना, चारों तरफ गंदगी, अखबार के टुकड़े और घोड़ा गाड़ियाँ, क्योंकि उस वक्त तक बसेज नहीं चलती थी। उस वक्त की कविता है ये। और राइटर ने सिंबॉलिज्म के थ्रू, यानी कि संकेतों के थ्रू, तरह तरह के इमेज क्रिएट करके बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। बस आपको ये समझना है कि इसमें राइटर का जो मेन पर्पस है, जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है कविता का, वो है कि राइटर ये कहना चाहता है कि हम डिग्रेड हो गए हैं। हमारा जो मॉरल डिग्रेडेशन हो गया है, नैतिक पतन हो गया है। और ऐसा इस राइटर की सोच है, T.S. एलियट की, कि इंसान शहरीकरण में केवल कमाने और खाने के लिए बाध्य हो जाता है और उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो उसकी खत्म हो जाती है। तो इस पोएम को समझने का सीधा साधा तरीका यही है कि आज के जो मॉडर्न ज़माने के स्टूडेंट हैं उनको ये पोएम तब समझ में आएगी जब उनको ये लगेगा कि इंसान का जो मेन पर्पस है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में चले जाइए, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, वो ये कहते हैं कि केवल शरीर पालना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, कपड़े खरीदना, नौकरी करना, यही जीवन नहीं है। जीवन के और भी कई गहरे अर्थ हैं। अपने आप को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा की बात करना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कविता लिखी गई है और जैसे ही आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा, आपको हर इमेज समझ में आएगी। अब ध्यान से देखिए राइटर ने क्या इमेज क्रिएट किया। मैं कविता स्टार्ट कर रहा हूँ। द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन। शाम का वक्त दिखाया है, सर्दियों का, और इवनिंग जो है वो सेटल डाउन हो गई है। कहने का मतलब है चारों तरफ इवनिंग फैल गई है, संध्या हो गई है। विथ स्मेल ऑफ स्टीक्स इन पैसेजवेज। पैसेजवेज मतलब रास्ते, गलियां, उनमें स्टीक्स मतलब मांस की बदबू आ रही है। 6 o'clock, शाम के 6 बज गए हैं। द बर्nt आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज। और बर्nt आउट का मतलब है जले हुए अंतिम हिस्से, एंड्स मतलब अंतिम हिस्से, ऑफ स्मोकी डेज मतलब सारे दिन चारों तरफ जगह जगह या तो लोगों ने अलाव जलाए होंगे तो धुआं हुआ होगा, या हर घर में जो चिमनी जली होगी या हर घर में चूल्हा जला होगा तो उसका जो धुआं चिमनी के थ्रू बाहर निकला होगा, उससे चारों तरफ वातावरण में केवल स्मोक है। तो स्मोक का मतलब है राइटर ने एक इमेज क्रिएट की है और सिंबॉलिज्म के थ्रू राइटर ने दिखाने का प्रयास किया है कि चारों तरफ धुंधला धुंधला एटमॉस्फेयर है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। एंड नाउ अ गस्टी शावर रैप्स द ग्राइमी स्क्रैप्स। अब गस्टी मतलब हवा चल रही है, शावर मतलब साथ में बौछार पड़ रही है पानी की, रैप्स मतलब, और इस आंधी ने और बारिश ने ढक लिया है द ग्राइमी स्क्रैप्स ऑफ विदर्ड लीव्स। ग्राइमी का मतलब भी होता है काला और धुंधला। स्क्रैप्स का मतलब होता है कागज के टुकड़े, रद्दी। ऑफ विदर्ड लीव्स का मतलब मुरझाई हुई पत्तियां। अबाउट योर फीट। योर का मतलब है यहाँ पे कवि हमें एड्रेस कर रहा है, हमें संबोधित करके कह रहा है। और ऐसा कई कवि करते हैं जब वो रीडर को कविता में इन्वॉल्व कर लेते हैं।
तो वो कह रहा है कि आपके पैरों के आसपास ये जो पत्तियों का ढेर है, यानी ये हमें दिखा रहा है कि हमारे आसपास गंदगी है। एंड न्यूज़पेपर्स फ्रॉम वेकेंट लॉट्स, लॉट्स का मतलब होता है स्थान, वेकेंट मैंने खाली जगहों पर न्यूज़पेपर पड़े हैं जगह जगह, यानी मजदूरों ने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे और इधर उधर फेंक दिए होंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि संध्या का वक्त दिखाया है राइटर ने और गंदगी दिखाई है चारों तरफ। अगली स्लाइड पे चलते हैं। द शावर्स बीट ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पॉट्स, और शावर्स यानी जो बारिश की बौछार है वो बीट का मतलब है पड़ रही है, उससे आवाज आ रही है। ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स का मतलब होता है पर्दे जो खिड़कियों पे लगाए जाते हैं, उनको कर्टन भी बोला जाता है और ब्लाइंड्स भी बोला जाता है। ब्रोकन का मतलब टूटे फूटे, तो टूटे फूटे पर्दे, और चिमनी पॉट्स का मतलब है जहां पर धुआं निकलने की जगह होती है घरों में, वहां पे जो चिमनी के चारों तरफ जो एक तरह का कांच का बर्तन लगा रखा है वो भी टूटा हुआ है। तो इसका मतलब है राइटर ने सीधे सीधे गरीबी दिखाने की कोशिश की है। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और गली के एकदम नुक्कड़ पर, अ लोनली कैब हॉर्स स्टीम्स एंड स्टैम्प्स, एक अकेला घोड़ा गाड़ी, अकेली घोड़ा गाड़ी खड़ी है, और वो स्टीम्स का मतलब है उस घोड़े के, कैब हॉर्स का मतलब है आपको समझ में आ रहा होगा, घोड़ा गाड़ी चलती थी उस जमाने में, और स्टीम्स का मतलब है उस घोड़े के मुंह से भाप निकल रही है। एंड स्टैम्प्स का मतलब है वो अपने पैरों को जोर जोर से धरती पर, जमीन पर मार रहा है, शायद उसको मच्छर या मक्खियां खा रहे होंगे, या वो चलने के लिए तैयार है। इसका मतलब है राइटर ने कहा है कि चारों तरफ गंदगी है, गरीबी है, और केवल लोग या तो काम पे जा रहे हैं, या इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब है या वो किसी मजदूर बस्ती में या किसी फैक्ट्री के आसपास मजदूरों की छुट्टी होने वाली है 6 बजे, तो वो ये घोड़ा गाड़ी उनको लेकर के अभी अपने अपने घरों की तरफ जाएगी। एंड देन द लाइटिंग ऑफ द लैंप्स, और फिर लैंप्स जलने की, हर झुग्गी झोपड़ी में या दूर जितने भी घर छोटे मोटे दिख रहे हैं राइटर को, वहां पे लाइट जलती दिखाई देती है। इसका मतलब है संध्या धीरे धीरे रात की तरफ बढ़ रही है। तो एक मजदूर बस्ती का राइटर ने वर्णन किया है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, उसमें गंदगी, और कहीं पर कोई गॉड नहीं, चर्च नहीं, चर्च की बेल नहीं, कोई अध्यात्म नहीं, कोई लोग नहीं, केवल राइटर ने बाहरी तौर पर देख करके वर्णन किया है कि ये हमारे शहर हो गए हैं आजकल। अगली स्लाइड, ये सेकंड पार्ट है इस कविता का। अब राइटर ने सुबह दिखाई है। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस, मॉर्निंग का पर्सोनिफिकेशन किया है। राइटर कहना चाह रहा है कि जो सुबह है वो उठ गई है और उसको चेतना आ गई है, कॉन्शियसनेस आ गई है। तो राइटर यही कहना चाह रहा है कि सब लोग जाग गए हैं। और फेंट स्मेल, फेंट मतलब हल्की हल्की, स्टेल मतलब सड़ी हुई, स्मेल्स ऑफ बियर, बियर जो पी जाती है उसकी बदबू आ रही है चारों तरफ। फ्रॉम द सॉडस्ट ट्रैम्पल्ड स्ट्रीट, और चारों तरफ सॉडस्ट का मतलब है लकड़ी का बुरादा जो सड़कों पर फेंक दिया गया है ताकि कोई फिसल के गिरे नहीं, क्योंकि वहां पे बर्फ पड़ती है। ट्रैम्पल्ड का मतलब है पैरों के निशान गली के ऊपर नजर आ रहे हैं, मतलब चारों तरफ गंदगी है, लोगों के आने जाने के निशान हैं, और गली के अंदर सॉडस्ट का मतलब लकड़ी का बुरादा फेंका हुआ है। विद ऑल इट्स मडी फीट, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपने मडी फीट लेकर, मडी मतलब कीचड़ में सने हुए, फीट लेकर के यानी पैरों के साथ। अब यहाँ पे इट्स का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रीट के लिए राइटर ने इट्स यूज किया है। इसका मतलब है राइटर ने स्ट्रीट का भी, गली का भी पर्सोनिफिकेशन किया है, और कभी कह रहा है कि शायद गलियां इधर से उधर जा रही हैं। कहने का मतलब है इंसान एक गली से दूसरी तरफ जा रहे हैं लेकिन गली में गंदगी है। दैट प्रेस टू अर्ली कॉफी स्टैंड्स, प्रेस का मतलब है कदमों को दबाते हुए अर्थात चलते हुए। अर्ली कॉफी स्टैंड्स का मतलब है सुबह सुबह कॉफी के स्टैंड्स खुल गए हैं, कॉफी के स्टॉल्स खुल गए हैं, कॉफी की छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं। अब इस लाइन का गहरा मीनिंग क्या हुआ कि रात को मजदूर अपने अपने घर गए होंगे, उन्होंने बियर पी होगी, और पहले से भी जो बियर पी रखी उसकी बोतल्स चारों तरफ पड़ी है, उनमें से बदबू आ रही है, गली में गंदगी है, और सुबह उठते ही उन मजदूरों को फिर से नशा करना है, इसलिए वो कॉफी स्टैंड्स की तरफ चल पड़े हैं। तो याद इसका एक मतलब ये भी होता है कि रात को नशा करने के बाद सुबह सुबह हैंगओवर यानी उस नशे का जो एक प्रभाव होता है जिससे सिर दर्द होता है, उसको उतारने के लिए राइटर्स को कॉफी पीने की, इन मजदूरों को कॉफी पीने की जरूरत है, तो वो चल पड़े हैं कॉफी स्टैंड्स की तरफ। अर्थात वो एक पूरी जनरेशन मॉडर्न एज में, राइटर कहना चाह रहा है 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में लिखी गई कविता है ये, और इसमें राइटर ये कहना चाह रहा है कि एक नीम बेहोशी में है सारी दुनिया, जो केवल नशे में है, रात को नशा करके सोती है, सुबह उठकर उनको फिर नशा चाहिए, और चारों तरफ गंदगी है। और इस तरह की गंदगी और नशा दिखा रहा है एक आध्यात्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ। अगली स्लाइड, विद द अदर मैस्कुरेड्स दैट टाइम रिज्यूम्स। मैस्कुरेड्स का मतलब होता है तरह तरह के रूप बदलना, अदर मतलब और अन्य कई रूप बदल रही है,
बदल रहा है, दैट जो टाइम रिज्यूम्स, अब यहाँ पे टाइम का पर्सोनिफिकेशन किया है कवि ने, रिज्यूम्स का मतलब होता है अपना लेना, समय अलग अलग रूप अपना रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब सुबह हो गई है तो कोई कहीं जाता हुआ दिखेगा, कोई कोई सामान खरीदने जाता हुआ दिखेगा। राइटर ने कहीं पर भी बच्चों को स्कूल जाते हुए नहीं दिखाया, राइटर ने किसी भी आदमी को चर्च की तरफ जाते हुए नहीं दिखाया, लेकिन उसने समय दिखा दिया कि समय रोज अपना रूप बदलता है और मैस्कुरेट्स मतलब तरह तरह के कपड़े वो पहन लेगा, अर्थात तरह तरह के सीन दिखेंगे। वन थिंक्स ऑफ ऑल द हैंड्स, वन का मतलब है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि ऑल द हैंड्स दैट आर रेजिंग डिंजी शेड्स, कि जितने भी घर हैं वहां पे चारों तरफ, या झोपड़ियां हैं, या कि छोटे मोटे कमरे हैं जहां पे लोग रहते हैं, परमानेंटली नहीं रहते क्योंकि राइटर ने मजदूर दिखाए हैं इनडायरेक्ट वे में, उनके जो हाथ हैं दैट जो आर रेजिंग उठा रहे हैं डिंजी गंदे शेड्स मतलब पर्दे। तो आपने देखा होगा पिछले हिस्से में भी कविता में पर्दे, क्योंकि रात को जब रात हुई तो पर्दे लगा दिए, अब उन पर्दों को उठाया जा रहा है, शेड्स मतलब पर्दे, इन 1000 फर्निश्ड रूम्स, रूम्स लिखा है राइटर ने, 1000 मतलब हजारों हजारों, फर्निश्ड मतलब फर्नीचर से लदे हुए कमरों के अंदर अब पर्दे उठाए जाएंगे। रात को पर्दे डाल दिए गए, अब पर्दे उठाए जाएंगे। तो कवि ने बताने की कोशिश की है कि जिंदगी केवल जागने और सोने का नाम है इन शहरों के अंदर। अगली स्लाइड, तीसरी स्लाइड स्टार्ट हो रही है, इसमें तीसरा पार्ट है कविता का। इसमें राइटर ने दिखाया है एक लड़की को, और वो किस तरह से एक प्रोस्टिट्यूट है और वो किस तरह से कमजोर है सेहत में। दिखा रहा है कि यू टॉस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, टॉस्ट का मतलब हटा देना, ब्लैंकेट यानी कि कंबल, फ्रॉम द बेड, एक लड़की को सो के उठते हुए दिखाया है। यू ले अपॉन योर बैक, वो लड़की, राइटर ने उस लड़की को भी हमें ही बता दिया, राइटर ये कहना चाह रहा है कि इस लड़की की जगह तुम भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। ले अपॉन का मतलब वो लेटी हुई है अपनी पीठ के बल, यानी वो जाग तो गई है लेकिन अभी बिस्तर से बाहर नहीं निकली है। एंड वेटेड, और वो किसी चीज का इंतजार कर रही है। यू डॉज्ड, उसको बीच बीच में नींद आ रही है, इसका मतलब है कि वो रात को लेट तक जागी है। एंड वॉच्ड द नाइट रिवीलिंग, और वो देख रही है, यानी वो देखने का मतलब है कि वो अपने मन में सोच रही है, जैसे वो पीठ के बल लेटी है तो ऑब्वियसली वो छत को देख रही होगी। द नाइट रिवीलिंग, रात जो है, रिवीलिंग यानी प्रकट कर रही है, उसे दिखा रही है, अर्थात वो रात के बारे में सोच रही है जिसमें उसे याद आ रहे हैं द 1000 सॉर्डेड इमेजेस, हजारों हजारों, सॉर्डेड मतलब गंदी, बैड, इमेजेस, इमेजेस का मतलब तस्वीरें। तो ये इनडायरेक्ट वे में सिंबॉलिज्म के थ्रू, संकेत के माध्यम से कवि ने दिखाया है कि ये एक लड़की है जिसने अपने बहुत से कस्टमर्स को रात को पैसे कमाने के लिए सेक्सुअली एंटरटेन किया होगा, वो उनको याद कर रही है। कहने का मतलब है कि इसकी आत्मा मर गई है लड़की की। तो शहरीकरण में पैसे कमाने के लिए हो सकता है कि किसी लड़की को ये काम भी करना पड़े, ये दिखाने की कोशिश की गई है। ऑफ विच योर सोल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, और कवि ने सारा दोष इस लड़की को भी दे दिया है। कह रहा है कि विच मतलब जिससे तुम्हारी आत्मा, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब निर्मित हुई है। लगता है इन गंदी गंदी इमेजों से ही तुम्हारी आत्मा का निर्माण हुआ है। मतलब राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि इस शहरीकरण से, अर्बनाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से किसी एक गरीब लड़की का जो गांव से आई होगी, हो सकता है, और वो अपना खर्चा नहीं चला पा रही होगी, तो उसको इस तरह का कोई काम करना पड़ा होगा, और बचपन से लेकर अब तक ये यही काम कर रही है, तो शायद इसको और कुछ मालूम नहीं है, इसलिए इसकी आत्मा का निर्माण भी इसी चीज से हुआ है। दे फ्लिकर्ड अगेंस्ट द सीलिंग, और वो जो इमेजेस हैं, दे मतलब वो इमेजेस, फ्लिकर्ड यानी मंडरा रही हैं, हिल रही हैं, अगेंस्ट द सीलिंग, सीलिंग के, और अर्थात सीलिंग माने छत को देख रही है, और छत में उस और लड़की को देखने पर, अब वो वहां पे कोई फिल्म तो चल नहीं रही है, तो इसका मतलब राइटर क्या कहना चाह रहा है? राइटर ये कहना चाह रहा है कि उस लड़की को जब वो पीठ के बल लेटी हुई है, बिस्तर से बाहर नहीं निकली है, तो उसको कई सारी गंदी गंदी इमेजेस याद आ रही हैं जो उसको छत पे हिलती हुई दिख रही हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, I am Dr. Mukesh Parik, and today let's understand this most important poem, Preludes, written by T.S. Eliot. T.S. Eliot की ये जो पोएम है प्रिल्यूड्स, ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, और ऐसा कहा जाता है कि इसको लिखा गया है मॉडर्निस्टिक स्टाइल में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडर्निस्टिक स्टाइल क्या होता है। मॉडर्निस्टिक स्टाइल का मतलब होता है एक इस तरह की पोएम लिखना जिसमें कोई ज़्यादा राइम स्कीम नहीं होती है। जैसे आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहली लाइन के लास्ट में डाउन आ रहा है,
फिर अगली लाइन के लास्ट में आ रहा है ऑलवेज, फिर छोटा सा वर्ड, एक वर्ड आ गया 6 o'clock, फिर डेज आ गया चौथी लाइन के एंड में, फिर रैप्स। तो इसका कोई राइम स्कीम नहीं है। इसको कहा जाता है कि इस तरह की पोएम को लिखा जाता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विदाउट एनी राइम, ठीक है। और ये मॉडर्निस्टिक स्टाइल है, और इसके अंदर हर एक दो लाइन में राइटर एक इमेज, एक पिक्चर क्रिएट करता है और उस पिक्चर के थ्रू अपनी बात कहता है, ठीक है। इसको फ्री वर्स कहा जाता है। फ्री वर्स का मतलब है जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं हो, और इसको वर्स लिब्रे भी कहा जाता है। VERSE वर्स, वर्स मतलब कविता, LIBRE लिब्रे का मतलब लिबर्टी के साथ लिखी हुई वर्स जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं हो। तो अब इसमें राइटर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से जो चारों तरफ अर्बनाइजेशन फैला, और जब आपको पता है कि अर्बनाइजेशन फैलता है, शहरीकरण फैलता है, तो उसमें कोई सिस्टम नहीं होता है। मजदूरों की बस्तियां अलग होती है, झुग्गी झोपड़ियां अलग होती है, उनका काम पर जाना, चारों तरफ गंदगी, अखबार के टुकड़े और घोड़ा गाड़ियाँ, क्योंकि उस वक्त तक बसेज नहीं चलती थी, उस वक्त की कविता है ये। और राइटर ने सिंबॉलिज्म के थ्रू, यानी कि संकेतों के थ्रू तरह तरह के इमेज क्रिएट करके बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। बस आपको ये समझना है कि इसमें राइटर का जो मेन पर्पस है, जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है कविता का, वो है कि राइटर ये कहना चाहता है कि हम डिग्रेड हो गए हैं, हमारा जो मॉरल डिग्रेडेशन हो गया है, नैतिक पतन हो गया है। और ऐसा इस राइटर की सोच है, TS एलियट की, कि इंसान शहरीकरण में केवल कमाने और खाने के लिए बाध्य हो जाता है, और उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो उसकी खत्म हो जाती है। तो इस पोएम को समझने का सीधा साधा तरीका यही है कि आज के जो मॉडर्न ज़माने के स्टूडेंट हैं, उनको ये पोएम तब समझ में आएगी जब उनको ये लगेगा कि इंसान का जो मेन पर्पस है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में चले जाइए, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, वो ये कहते हैं कि केवल शरीर पालना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, कपड़े खरीदना, नौकरी करना, यही जीवन नहीं है। जीवन के और भी कई गहरे अर्थ हैं, अपने आप को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा की बात करना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कविता लिखी गई है, और जैसे ही आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा, आपको हर इमेज समझ में आएगी। अब ध्यान से देखिए राइटर ने क्या इमेज क्रिएट किया। मैं कविता स्टार्ट कर रहा हूँ। द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन, शाम का वक्त दिखाया है, सर्दियों का, और इवनिंग जो है वो सेटल डाउन हो गई है। कहने का मतलब है चारों तरफ इवनिंग फैल गई है, संध्या हो गई है। विद स्मेल ऑफ स्टीक्स इन पैसेजवेज, पैसेजवेज मतलब रास्ते, गलियां, उनमें स्टीक्स मतलब मांस की बदबू आ रही है। 6 o'clock, शाम के 6 बज गए हैं। द बर्न्ट आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज, और बर्न्ट आउट का मतलब है जले हुए अंतिम। ये चौथी स्लाइड है, चौथी कविता है ये। इसमें लिखा है कि हिज सोल स्ट्रेच्ड टाइट अक्रॉस द स्काईज, एक आदमी दिखाया है जिसकी आत्मा, हो सकता है ये शहर हो, कह रहा है कि इसकी जो आत्मा है स्ट्रेच्ड, फैली हुई है, टाइट अक्रॉस द स्काईज, दूर तक, आसमान तक। दैट फेड बिहाइंड अ सिटी ब्लॉक, और स्काई जो फेड मतलब धुंधला हो गया है, बिहाइंड अ सिटी ब्लॉक, ब्लॉक मतलब बिल्डिंग, एक शहर की बिल्डिंग के बाद आसमान दिख नहीं रहा है। तो राइटर ने चारों तरफ केवल इमारतें दिखाई हैं, और ट्रैम्पल्ड बाय इंसिस्टेंट फीट, या कि शहर की गलियां दिखाई हैं जो ट्रैम्पल्ड यानी कुचली जा रही हैं। इंसिस्टेंट फीट का मतलब है लगातार चलते पैरों के द्वारा, अर्थात लोगों का आना और जाना, भीड़ दिखाई है शहर में। कितने बजे दिखाई है? एट 4 and 5 and 6 o'clock, हर वक्त। जैसे आप अब जब जयपुर आते हो, दिल्ली जाते हो, मुंबई जाते हो, या फिल्मों में कोई शहर दिखाते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि चारों तरफ भीड़ है, लोगों का आना और जाना नजर आ रहा है। तो राइटर इस तरह से कहना चाह रहा है कि ये जो अर्बनाइजेशन है, इसने बिना किसी बात के, बिना किसी आध्यात्मिक उत्थान के, हम लोगों को केवल आना जाना, काम करना, पैसे कमाना, खर्च करना, इन्हीं सब चीजों में बिजी कर रखा है। एंड शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स स्टफिंग पाइप्स, लोग दिखाए हैं जिनकी छोटी छोटी उंगलियां हैं चौकोर। अब अंदाजा लगाइए ये किस तरह का इमेज क्रिएट किया राइटर ने। कभी आपने मजदूर के हाथ देखे होंगे, मोटे, खुरदुरे और भारी और चौकोर हाथ होते हैं, उनकी उंगलियां काम कर करके और काफी टाइट हो गई हैं। उनके अंदर स्टफिंग मतलब ठूस रखा है इन मजदूरों ने, पाइप्स मतलब यहाँ पे सिगरेट से है, अर्थात वो स्मोक कर रहे हैं। एंड इवनिंग न्यूज़पेपर्स, हाथ में उनके संध्या का पेपर आ गया। एंड
क्योंकि इवनिंग पेपर्स भी आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एंड आईज अश्योर्ड ऑफ सर्टन सर्टनिटीज, और उनकी आंखें जो है वो निश्चिंत है, अश्योर्ड है, ऑफ सर्टन यानी निश्चित, सर्टनिटीज का मतलब है निश्चितताएं। अब इस लाइन में जो गहरा मीनिंग निकल रहा है वो ये है कि उनको मालूम है कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। निश्चित चीजें जो रोज नजर आती हैं, गाड़ियों का जाना, लोगों का आना, चीजें खरीदना, शराब खरीदना, पेपर पढ़ना, सिगरेट पीना, कॉफी पीना, बातचीत करना, हंसना, बस ये सब चीजें ये करते हैं। और इन सब चीजों को राइटर कह रहा है कि आगे वो कहता है कि द कंशियंस ऑफ अ ब्लैकेंड स्ट्रीट इम्पेशेंट टू अज्यूम द वर्ल्ड। राइटर ने दिखाया कि कंशियंस, कंशियंस एक वर्ड इंग्लिश में जिसका मतलब होता है अंतरात्मा, ऑफ अ ब्लैकेंड स्ट्रीट। कवि ने कहा है कि स्ट्रीट का पर्सोनिफिकेशन किया है, ऐसे लगता है जैसे गली जो है वो काली हो गई है। काली का मतलब यहाँ पे ब्लैक इज अ सिंबल ऑफ सिन, पापी है गली जिसने और दूसरा मीनिंग, साधारण मीनिंग क्या निकल रहा है कि चारों तरफ धुएं की वजह से गली काली हो गई है। दूसरा मतलब ये निकल रहा है कि कवि ये कहना चाह रहा है कि गली का मतलब है कि लोग जो है आने जाने वाले वो पापी है। यहाँ पर इन गलियों में चलने वाले, पापी का मतलब है जो धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, केवल खाने कमाने में लगे हुए हैं, सेक्स में लगे हुए हैं, तो वो उनकी जो जीवन है उसको राइटर इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा है। इम्पेशेंट हो गए हैं वो, गली को दिखाया राइटर ने, इम्पेशेंट मतलब अधीर हो गई है गली, टू अज्यूम द वर्ल्ड, अज्यूम मैंने अपनाना वर्ल्ड को, मतलब ऐसे कवि ये कहना चाह रहा है कि गली खुद को, यानी गली को भी एक कैरेक्टर माना है कवि ने, कि जो सड़कें हैं शहरों की, इनको खुद को भी शायद ऐसा लगता होगा कि कब सुबह और कब लोग हम पे चलने लगे। तो राइटर ने बताया कि हर तरीके से एक बेहोशी आ गई है चारों तरफ आध्यात्मिक, जिसमें केवल काम दिखता है, आना जाना दिखता है। अब राइटर लास्ट में क्या कहना चाह रहा है कविता, आई एम मूव्ड बाय, कवि कहता है कि मैं मूव्ड हो गया हूं, मैं द्रवित हो गया हूं, इमोशनल हो गया हूं। मूव्ड बाय का मतलब इमोशनल हो जाना। फैंसीज, इन कल्पनाओं को करके, दैट आर कर्ल्ड, जो मेरे चारों तरफ, कर्ल्ड का मतलब घूम रही हैं, अराउंड मेरे, दीज इमेजेस, इन इमेजेस को देख करके, एंड क्लिंग, और लगता है मैं इन इमेजेस से चिपक गया हूं, क्लिंग मैंने चिपकना। द नोशन ऑफ सम इनफाइनाइटली जेंटल, ये लाइंस बहुत फेमस है कविता की, और एक विचार मेरे मन में आ रहा है, नोशन आ रहा है, ऑफ सम इनफाइनाइटली जेंटल, कोई इनफाइनाइट, कोई बेहद, इनफाइनाइट का मतलब है जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जेंटल व्यक्ति है, कोई बहुत भद्र पुरुष है, अर्थात यहां पे जो इमेज आ रही है बच्चों, इनफाइनाइटली जेंटल केवल क्राइस्ट को कहा गया है, ईसा मसीह को, जिन्होंने लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इनफाइनाइटली सफरिंग थिंग, और उन्होंने इनफाइनाइट मतलब बहुत अनंत, सफरिंग मतलब दुख उठाया। कौन था वो क्राइस्ट थे, जिन्होंने सूली के ऊपर चढ़ करके, जिनके शरीर में कीलें ठोकी गई, और उन्होंने, कहते हैं कि इंसान को आध्यात्मिक पतन से उबारने के लिए, फिर से भगवान की तरफ उनको मोड़ने के लिए सूली पर चढ़ना स्वीकार किया। तो कवि कह रहा है कि एक, अब वो हमें याद दिला रहा है कि इन इमेजेस को देख करके मुझे याद आ रहा है कि कैसे क्राइस्ट सूली पर चढ़े और अनंत दुख भोगा। और फिर राइटर एक और इमेज निकाल रहा है, कह रहा है कि वाइप योर हैंड अक्रॉस योर माउथ एंड लाफ, कहता है तुम लोग लेकिन परवाह नहीं करते हो, तुम केवल अपने हाथ अपने मुंह के ऊपर पहुंच रहे हो खा करके और हंस रहे हो। द वर्ल्ड रिवॉल्व लाइक एंशिएंट विमेन, और ये जो संसार है चारों तरफ अलग अलग लोगों के, वो घूम रहे हैं जैसे कोई बुढ़िया हो। एंशिएंट विमेन का मतलब है बुढ़ियाएं हो। गैदरिंग फ्यूल इन वेकेंट लॉट्स, जो इकट्ठा कर रही हो ईंधन खाली स्थानों में। वेकेंट लॉट्स मतलब खाली स्थानों में, मतलब तुम बूढ़े हो गए हो और तुम केवल खाने पीने के लिए ईंधन ही जुटाते रह जाओ। तुम इस चीज की और बिल्कुल ध्यान मत दो कि किस तरह से क्राइस्ट ने हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना जीवन दिया। अरे लोगों, अरे शहर के लोगों, तुम आध्यात्मिक क्यों नहीं हो जाते हो? क्यों नहीं उस क्राइस्ट का ध्यान करते हो? क्यों तुम केवल खाने कमाने में ही बिजी हो? क्यों तुम बूढ़े हो गए हो लेकिन फिर भी ईंधन ही जुटा रहे हो? क्यों नहीं तुम आध्यात्मिक उत्थान की तरफ जाते हो? दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम। तो मेरा पूरा मानना है कि आप जब 1 से 2 बार इस कविता को सुनोगे तो आपको इस कविता की जो पूरी थीम है वो समझ में आ जाएगी। फिर जो मैंने आंसर्स भेज रखे हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा, छोटे और बड़े दोनों, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये इमेजिज्म पर लिखी गई कविता है। एक इमेजिज्म स्टाइल होता है जिसमें कवि छोटी छोटी इमेजेस क्रिएट करता है। एक बात और बताना चाहूंगा कि टी.एस. एलियट एक नोबेल प्राइज विनर राइटर है बच्चों, और ये एक बहुत बड़े क्रिटिक भी हुए हैं 20th सेंचुरी में। ये बहुत बड़े कवि हुए हैं, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट भी हुए हैं। ठीक है, और इनकी एक बहुत बड़ी कविता है द वेस्ट लैंड।
तो ये जो 4 प्रिल्यूड्स हैं जो अलग अलग समय में लिख करके कवि ने एक साथ, प्रिल्यूड का मतलब भी मैं बताना चाहूंगा आपको। प्रिल्यूड का मतलब होता है किसी बड़े गाने से पहले 2-4 लाइंस जो कवि गाता है या लिखता है। तो प्रिल्यूड ये किस सेंस में हुई? प्रिल्यूड ये इस सेंस में हुई कि कहते हैं कि इसके बाद कवि ने एक बहुत बड़ी कविता लिखी थी, द वेस्ट लैंड। उस कविता की पूरी थीम ही आध्यात्मिक पतन, यानी एक मॉरल डिग्रेडेशन और स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन ऑफ मॉडर्न मैन है। और जिस तरह से कविता लिखी गई है उसको मॉडर्निज्म टेक्निक कहा जाता है, जिसमें राइटर अपने मन की बात छोटी छोटी इमेजेस क्रिएट करके कहता है। और टी.एस. एलियट इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमने केवल पैसे कमाए हैं और अपने आत्मा को हमने खो दिया है। थैंक यू वेरी मच।